नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शेथ मटेरियल बुक रीडिंग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 21 यूएफओस यानी कि उड़न तस्करियां। शेथ कहते हैं आपकी उड़न तस्करियों के बारे में अजीब बात यह नहीं है कि वे दिखाई देती है, बल्कि यह है कि आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे जैसे विज्ञान विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ता है, निवासी कभी कभी विमानों के बीच यात्रा करना सीखते हैं, साथ ही अपने गृह स्टेशनों की छलावरण अभिव्यक्तियां भी साथ लेकर चलते हैं। मुझे पूरा यकीन है, मैं एक तथ्य के बारे में जानता हूँ कि इन अन्य स्तरों के प्राणी आपके बीच प्रकट हुए हैं, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी पूरी तरह से दुर्घटनावश। जैसा कि कुछ मामलों में मनुष्य आपके वर्तमान और आपके अतीत के बीच स्पष्ट पर्दे को तोड़ने में गलती से भूल कर देते हैं, उसी तरह प्राणियों ने भी एक स्तर और दूसरे स्तर के बीच स्पष्ट विभाजन में गलती कर दी है। आमतौर पर जब उन्होंने ऐसा किया है तो वे आपके विमान पर अदृश्य थे। जैसे आप में से कुछ लोग जो अतीत या स्पष्ट अतीत में गिर गए थे, वे अतीत के लोगों के लिए अदृश्य थे। इस प्रकार के अनुभव में अचानक मानसिक जागरूकता शामिल होती है, सीधे इकाई से यानी सीधे स्वयं से, अपनी आत्मा से, कि सभी सीमाएं केवल व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि वास्तव में विज्ञान कई प्रकार के होते हैं। ऐसे कई विज्ञान है जो केवल गति से संबंधित है। यदि मानव प्रजाति तकनीकी विषयों की तरह ही कुछ मानसिक विषयों में भी गई होती, तो इसकी व्यवहारिक परिवहन प्रणाली बहुत अलग होती और फिर भी इस समय तक यह अब से भी अधिक व्यवहारिक होती। मनोरंजन के साथ शेथ बताते हैं, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। यह प्रिय जोसेफ एक वाक्य है कि जब मैं किसी अन्य स्तर पर विज्ञान के बारे में बात करता हूँ, तो मैं उस पुराने विज्ञान के बारे में बात नहीं कर सकता जिसे आप जानते हैं। अब मुद्दे पर वापस आते हैं। जब विज्ञान विभिन्न स्तरों पर प्रगति करता है, तो मुलाकातें कम आकस्मिक और अधिक नियोजित हो जाती है। एक बार जब विमान के निवासी मानसिक विज्ञान संबंधी शर्तें सीख लेते हैं, तो वे काफी हद तक अधिक नियमित छद्मावरण भौतिक पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं। आमतौर पर कहे तो यह मेरी तुलना में उच्च स्तरों पर लागू होता है, हालांकि मेरा इन विज्ञानों में आपकी तुलना में आगे है। कई उड़न तस्तरी की उपस्थिति ऐसे विमान से आती है, एक जो इस समय पृथ्वी की तुलना में तकनीकी विज्ञान से में बहुत अधिक उन्नत है। हालांकि यह अभी भी मानसिक विज्ञान का स्तर नहीं है, इसलिए छद्म साज सामान कमोबेश दिखाई देने पर आपको आश्चर्यचकित कर देता है। अब जीवन शक्ति को एक स्पष्ट रूप से दूसरे में बदलने की यह प्रवृत्ति इतनी मजबूत है कि आपकी उड़ने वाली वस्तु में जो कुछ भी है, वह वास्तव में कुछ ऐसा है जैसा कि आप इसे देखते हैं, न कि आपके विमान का या उसके जो भी विमान की का उत्पत्ति है। परमाणु और अणु जो संरचनात्मक रूप से यूएफओ की रचना करते हैं और जो स्वयं जीवन शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं, कमोबेश अपने क्षेत्र के पैटर्न के अनुसार संरेखित होते हैं। अब जैसे ही यान आपके विमान में प्रवेश करता है, तो एक विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसकी वास्तविक संरचना रूप की दुविधा में फंसी हुई है, खुद को पूरी तरह से पृथ्वी के विशेष छलावरण पैटर्न में बदलने और अपने मूल पैटर्न को बनाए रखने के बीच। सांसारिक दर्शक जो देखता है, उसे ब्रह्मांड में जो संभव है उसके साथ सहसंबंधित करने का प्रयास करता है। वह जो देखता है वह एक घोड़े
और कुत्ते के बीच कुछ है जो दोनों में से किसी से भी मिलता जुलता नहीं है। उड़न तस्तरी अपनी मूल रचना को जितना रख सकती है बरकरार रखती है और उसे जो बदलना चाहिए उसे बदल देती है। यह आकृति, आकार और रंग के संबंध में कई परस्पर विरोधी रिपोर्टों का कारण है। कुछ बार यान समकोण पर उड़ान भरता है। यह अपने विशेष आवास में सामान्य कार्यों को बनाए रखने में कामयाब रहा है। मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पास काफी समय तक कोई तस्तरी लैंडिंग होगी, शब्द के सामान्य अर्थ में भौतिक लैंडिंग नहीं। ये वाहन आपके विमान पर अधिक समय तक नहीं रह सकते। तस्तरी पर जो दबाव पड़ता है वह जबरदस्त होता है। किसी भी स्तर पर कुछ न कुछ बनने का संघर्ष बहुत बड़ा होता है। किसी विशेष विमान के नियमों के अनुरूप होना एक व्यवहारिक आवश्यकता है और इस समय उड़न तस्तरी यान किसी भी अनिश्चित काल तक बीच में रहने का जोखिम नहीं उठा सकता है। वे जो करते हैं वह आपके विमान की त्वरित झलक लेते हैं और ध्यान रखें कि आपके ग्रह पर दिखाई देने वाली तस्तरी या शिकार का आकार अक्सर एक घटिया रूप है जिसका संरचना से बहुत कम संबंध होता है क्योंकि वह घरेलू आधार पर होता है। बाद में मैं उन विमानों के निवासियों के बारे में और अधिक गहराई से जान सकता हूँ, लेकिन जैसा कि है मैं स्वयं उनसे बहुत अधिक परिचित नहीं हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं समझते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। ऐसी अन्य चीजें हैं जिन्हें आप नहीं समझते हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि वे अब आपके नियमित विचार के लिए बहुत अलग हो जाएंगे। मैं इन पंक्तियों के साथ एक नोट, एक हवाई जहाज और मैं आपके शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। मैं एक बेहतर ग्रह के बारे में सोचने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं कि वह एक ग्रह हो। एक विमान एक ग्रह हो सकता है, लेकिन एक विमान जहां भी मौजूद हो सकता है जहां कोई ग्रह नहीं है। एक ग्रह के कई तल हो सकते हैं। विमानों में स्पष्ट समय के विभिन्न पहलू भी शामिल हो सकते हैं। इस विशेष मामले में अभी जाना बहुत मुश्किल है, हालांकि मैं इसे बाद में जारी रखूंगा। विमान इसमें शामिल विशेष विमानों के निवासियों की जानकारी के बिना आपस में मिल सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। मैं हवाई जहाज के एक स्थान होने के विचार से दूर जाना चाहता हूँ। यह कुछ मामलों में हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। एक हवाई जहाज एक समय हो सकता है। एक विमान, विश्वास करे या ना करे, जीवन शक्ति का केवल एक कण ही हो सकता है जो अपने आप में अस्तित्व में प्रतीत होता है। एक विमान एक ऐसी चीज है जो स्पष्ट रूप से एक समय और एक कारण से शेष ब्रह्मांड से विभाजित होती है। एक विमान बंद हो सकता है। एक विमान वहां खड़ा हो सकता है जहां कोई नहीं था। विभिन्न स्तरों पर पूर्ति के पैटर्न के रूप में संस्थाओं के लिए एक विमान बनाया जाता है। एक विमान अद्वितीय और विशिष्ट क्षमताओं और उपलब्धियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण है। एक समतल तत्वों का एक अलगाव है जहां प्रत्येक को कार्य करने के लिए सबसे अधिक संभव स्थान दिया जाता है। ग्रहों का उपयोग विमानों के रूप में किया गया है और फिर से अन्य विमानों के रूप में उपयोग किया गया है। विमान कोई लौकिक साधन नहीं, लौकिक स्थान नहीं है। यह अक्सर व्यवहारिक होता है कि संस्थाएं या उनके विभिन्न व्यक्तित्व दूसरे से पहले एक स्तर पर आते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक विमान का दौरा दूसरे विमान से पहले किया जाना चाहिए। एक निश्चित उत्तराधिकार समग्र रूप से इकाई के लिए अधिक उपयोगी है। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि एक इकाई एक साथ सभी विमानों का दौरा करती है क्योंकि आपके लिए एक समय में एक निश्चित राज्य, काउंटी और शहर का दौरा करना संभव है।
आप दुख और खुशी की अवस्थाओं का भी लगभग एक साथ दौरा कर सकते हैं और उनके बीच लगभग तत्काल विपरीतता के कारण दोनों भावनाओं को तीव्र रूप में अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में एक भावनात्मक स्थिति के साथ एक विमान की सादृश्यता एक विमान और एक भौगोलिक स्थिति के बीच की तुलना में कहीं अधिक मान्य है, खासकर जब से भावनात्मक स्थिति कोई जगह नहीं लेती है। तो इसके साथ आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। यूएफओ के बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारी ली, जिसमें से और शेथ ने हमें यूएफओ के बारे में बताकर उन्होंने हमारी भावनात्मक स्थिति के साथ हमारी कंपैरिजन कर दी। विमान और भावना और विमान और एक पल, एक कण, इन सबको एक तरह ही बता दिया और कॉडवर्ड में उन्होंने बता दिया कि सब कुछ एक है। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।